हेलो। 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 हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग करके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा? नए बच्चे? हाँ, सुना दोगे थोड़ा थोड़ा? ये नहीं रिवाइज करके आए भाई? बोलो, थोड़ा जोश होना चाहिए, सुबह सुबह की क्लास है। हैं? सुना ही देगा, अमनीश भी सुना देगा मेरे डी ब्लॉक पूरा। हमें सुना देगा डी ब्लॉक? है ज्योति? है? निखिल? निखिल दूसरा का निखिल हमारा? हाँ निखिल, सुना दोगे? हैं? वंदना? हर्ष सुनाएगा, चलो हर्ष से च्युइंगम डाल रखा ना इसे मुंह में, इसे अभी नया रूल नहीं पता है कि च्युइंगम इज नॉट अलाउड इन क्लास, स्पेशली इन माय क्लास। हाँ हाँ हाँ, यू कैन गो एंड थ्रू आउट। आजा आजा, ये रहा डस्टबिन में, यही है। आजा आजा आजा। थैंक यू सो मच। च्युइंगम नहीं होनी चाहिए किसी के माउथ में भाई, अच्छा नहीं लगता। क्लास में बैठे हुए च्युइंग करते हुए अच्छे लगते हो क्या? मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊँ, अच्छी लगूंगी? मैं नहीं लगूंगी ना, तो ऐसे आप लोग भी हैं। चलो देखो, अभी हाँ टेस्ट सुन लो। जो सैटरडे को टेस्ट हो रहा है, उसमें मेरा तो देखो ऐसा नहीं रहता कि मैं चैप्टर वाइज लेती हूँ। मेरा जो चैप्टर चल रहा होता है, मैं उसमें से भी 10 क्वेश्चन डालती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने जो टेस्ट दिया था, उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टेस्ट था, वो 50 मार्क्स का था, 50 क्वेश्चन का था। अब जो आएगा उसमें पीरियोडिक भी आएगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आएगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे वाले चैप्टर को भूलते जाए। तो ये आदत डाल लो साइंस की तरफ से, तो बायो स्पेशली केमिस्ट्री में। ये अमनीश को तो पता ही है, ये है ना कि हम लोग पीछे वाला को लैब करके ही टेस्ट में देते हैं, कभी भी वो वाले चैप्टर का नहीं आता। तो आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। जो ये वाले बैच वाले आए हैं, इनका तो पिछली बार हुआ नहीं, जबकि होना चाहिए था। तो आप लोग अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो ही जाएगा बहुत आराम से। तो इन दोनों का टेस्ट होगा साइंस का। मॉक टेस्ट हो रहा है कंप्लीट, तो उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पीरियोडिक के भी आएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखेंगे। और ये मुझे बता दे थोड़ा सा कि नए में तो एक प्रिंस है मुझे जहां तक लगता है, जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया। बाकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और तो सभी ने कर रखा है ना? सभी ने किया हुआ है। और मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि यूट्यूब पे जैसे अभी तक तो अपलोड नहीं हुई थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जहां तक है अभी हो गई होगी। एक बार मैं देख लेती हूँ। खोले जरा सारे के सारे चैनल, खोलो भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट तो करते नहीं है, सबसे गंदी सीडीएस है अभी तक की। सतीश, सुमित, जसपाल, पूनम, और कोई भी था आईफोन वाला? वो आईफोन वाला तो यहाँ बैठा है, क्या कर रहा है? जहर? कहते हैं जहर, ये क्या होता है? हाँ जी, पहले देख तो लेते हैं डला है कि नहीं डला। वैसे मैंने बोला था 10 बजे का शेड्यूल करना। हाँ देखो, चमकती हुई पहले ही चमक रहा है, स्टार्टिंग में चमकती हुई शक्ल दिखाई दे रही है आप लोगों को। चमकती हुई शक्ल के साथ आप लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट पूरा का पूरा वीडियो है, जिसके अंदर हमने सारी, जैसे प्रिंस अपने खोला आपने, ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, आप इसे इसमें देख लेंगे, बहुत आराम से पढ़ाया हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी और भी बच्चे हैं, अगर आप खोलो इसको, वॉल्यूम को कम कर दें अगर हम, ये वो कौन है अभी, ये वॉल्यूम नहीं सुनानी। हाँ लाइक तो हुए नहीं, 4 ही हुए। और बच्चे कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैं मिला लूं 17 18 19 20 21 4 तो ऑनलाइन है, 21 तो ऐसे बन जाते हैं। 21 देखो सामने है, दिख रहा है मुझे, है वैसे ही करना चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग जो मैं पहले बता रही हूँ, सैटरडे को क्या नाम है, अलका टेस्ट है सैटरडे को पीरियोडिक। देखो एक एक करके आ रहे हैं सब। आओ आदित्य, आदित्य खोल के इस पे लाइक करना है और कमेंट करना है ना? हाँ तो 10 हो गए, 21 है, 21 नहीं 2 वर्ड बढ़ गए, 22 और 23 बच्चे बढ़ गए। खोल खोल खोल, ओपन द क्या कहते हैं, आप खोलो इसको जरा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को। जैसे तुम लोगों के कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के करते जाना भाई, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। खोल खोल खोल, ओपन यूट्यूब खोलो। आज से डल रही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डेली डलेगी। जैसे आज ये डल गई पहला पार्ट जिसमें सारी हिस्ट्री है, सेकेंड में पूरी पीरियोडिक टेबल है कि कैसे याद करनी है, थर्ड में सारे ट्रेंड्स हैं, और फोर्थ में शायद क्या कहते हैं जो भी, या तो थर्ड में कंप्लीट कर दूंगी, क्या होता है ना लंबी हो जाती है, फिर क्या होता है ना बच्चा भी 40-45 मिनट भी बहुत लंबा हो जाता है वही सुनता सुनता। फिजिक्स वाला क्यों आ रहा है? जब तू निम्बस डालेगी तो फिजिक्स क्यों आएगा? निम्बस पूरा डालेगी, निम्बस डिफेंस एकेडमी सब्सक्राइब करेगी तो ऊपर ही आ जाना है। मतलब सब्सक्राइब हमारे बच्चे नहीं करते, बताओ हैं? मतलब तू वही देखती है तभी फिजिक्स वाला आता है अलका? चलो ठीक, ये क्या है वॉल्यूम? मेरी आवाज मुझे नहीं सुनानी, मेरी आवाज यहीं से तुम सुन सकते हो। बस ये है कि आराम से देख सकते हैं वीडियो को, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप लोग मैंने। अगर आपका कुछ स्किप हो गया, अब ये देखिए थ्योरी पढ़ रहा है, ये लग रहा है सब पढ़ रहा है तू। ये देख देख मेरी वाली खोली ही नहीं इसने, 16 ही पूछा, बताओ। हाँ चलो ठीक है, आप अब ये रोज आएंगी, सो दैट पीरियोडिक क्लास ऐसे ना हम लोग जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे, एसिड्स एंड बेस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जो आर्ट्स वाले हैं उनको लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है उसको कवर अप करना, तो वो आराम से कर सकता है। क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस डले हुए हैं। मैं आपको बताऊं, एक आप इसी में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओगे ना, एक बार प्लेलिस्ट में चलो, एक और दिखाती हूँ जिसमें सीडीएस के प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे जो लोग पहले से पुराने प्रिपेयर किए हुए हैं ना। अंजलि का है, अंजलि का मोबाइल कहाँ चला गया? नहीं नहीं उसके लिए नहीं, प्लेलिस्ट में अगर आप लोगों को देखना है, एक सेकेंड, तो वो वाले पे जाना, केमिस्ट्री 8 वीडियो है ना, केमिस्ट्री फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम। इसने किस में डाला है वाला, देखिए एक बार। नहीं नहीं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एनडी आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आप उसमें देखोगे ना कि केमिस्ट्री फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम ये है, देखो केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आप ये कर सकते हो अगर आपने सारा सिलेबस कर रखा है तो। इसके अंदर नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन हैं, और डिफरेंट ही मिलेंगे आप लोगों को, जो मैं क्लास में करा रही हूँ उससे भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग वो कर सकते हो। तुम लोग किसी और में कर रहे हो कि कुछ अपने में कर रहे हो? कुछ लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। हाँ कर रहा है ना कुछ। हाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हो गया अभी। मतलब आप ये है कि आप लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं होता कि यहाँ खोलो अपना करो पढ़ो, है ना? और जिसको यहाँ समझ आ रहा है वो तो अच्छी बात है, उसे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको जब यही समझ में आ रहा है तो नोट पर, जैसे क्लास स्किप हो जाती है, मान लो ऐप में नहीं डली क्योंकि अभी तो उस पर वर्क हो रहा है ना, ठीक है? तो ये भी तो इसीलिए बनाया गया है कि हमने क्यों डाल रहे हैं कि मान लो बच्चों की स्किप हो गई। अब प्रिंस का देखो उसका हुआ ही नहीं है, पर टेस्ट तो आना है, 10 क्वेश्चन आने हैं, तो प्रिंस लिख सकता है, फिर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? बीच में राज भी एब्सेंट आया हुआ था, ये भी एब्सेंट हुआ था, नहीं एक दिन राज एब्सेंट नहीं हुआ था, एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ तब से। ये और ये तो नहीं हुए, ये तो अब एब्सेंट हुआ है, एक बार ये हुआ है, एक बार ये एब्सेंट हुआ है। हाँ दोनों ही नहीं थे उस दिन, एक दिन दोनों ही निखिल नहीं थे, अंशुल भी एक दिन एब्सेंट था, इसे ऑनलाइन लगाई थी मुझे लगता है ना। ठीक है, आप देखो अब हम आगे बढ़ेंगे, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल हमने कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास के डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है? अब सेम एक्सपेरिमेंट, मतलब जैसा सेटअप था ना, गोल्डस्टीन ने कुछ नहीं किया, गोल्डस्टीन ने सेम सेटअप लिया, बस उन्होंने 2-3 चेंजेस किए। इन्होंने एनोड को परफोरेटेड लिया था, इन्होंने क्या किया, कैथोड को परफोरेटेड लिया। एनोड पूरा का पूरा ऐसे था, और इनको वही बैटरी से लगाया,
बैटरी वही 10,000 वोल्ट्स की थी, ठीक है। तो एक डिफरेंस क्या किया, इन्होंने यहाँ पे परफोरेशन कर दी, वहां पे एनोड पे थी और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यहाँ पे लगी थी, इन्होंने जिंक सल्फाइड कहाँ पे लगा दिया, कैथोड के पीछे लगा दिया। मतलब वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर कैथोड से रेज निकल सकती हैं तो ऐसा हो सकता है कि एनोड से भी निकल जाए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब कुछ उल्टा कर दिया, यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, यहाँ पे कैथोड को परफोरेटेड ले लिया, कैथोड परफोरेटेड ले लिया, वैक्यूम इन्होंने भी क्रिएट किया, यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया, कौन है भाई ये, वैक्यूम क्रिएट किया। उसके बाद जो गैस ली ना, बस ये ध्यान रखना, इन्होंने जो ये गैस ली उसका जो प्रेशर था ना वो लिया 10⁻⁻1 mmHg। प्रेशर को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। उन्होंने कितना प्रेशर लिया था, उन्होंने प्रेशर लिया था 10⁻³ mmHg, इन्होंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। भाई माइनस में आप जितना कम करोगे उतना ज्यादा वैल्यू है, तो 10⁻⁻1 mmHg का प्रेशर इन्होंने ले लिया, मतलब गैस के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। क्यों, आप खुद बताओ, प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। भाई अगर आप एक क्लास में दबादब मैं बच्चों को बढ़ा दूंगी तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स अब दिखने लग गए थे, जैसे उसमें तो गैस के मॉलिक्यूल्स दिख नहीं रहे थे क्योंकि प्रेशर कम था। यहाँ प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इसलिए इंक्रीज किया कि ताकि कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स इनको विजिबल नहीं, मतलब कुछ उनकी प्रेजेंस हो, उसमें तो प्रेजेंस थी ही नहीं, इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंस हो। मतलब इन्होंने क्या सेटअप में चेंज किया, 3 चेंजेस किए। कैथोड परफोरेटेड ले ली, दूसरा जिंक सल्फाइड यहां लगा दिया, तीसरा जो प्रेशर था वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया, 10⁻³ से कहां ले गए, 10⁻⁻1 mmHg। सो दैट प्रेशर इंक्रीज करने का उनका क्या लॉजिक था कि गैस के मॉलिक्यूल्स अभी दिख जाए हमें, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी ऑन की, जैसे ही बैटरी ऑन की, हुआ क्या, यहां से रेज निकलनी शुरू हुई और वो दिख रही थी। दीज आर कलर्ड रेज, दीज आर कलर्ड, दीज आर कलर्ड रेज। ये जो थी कलर्ड रेज थी जो कि विजिबल थी। अब जो पिछले बार में था वहां रेज कैसी थी, इनविजिबल थी, ठीक है। अंजलि अब ये वाला हो चुका है, थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। तो जो कल जो हमने रेज की थी वो कैसी थी, इनविजिबल, दिख नहीं रही थी, ये वाली हमारे को क्या कर रही है, वो आंखों से विजिबल हो रही हैं। और दूसरा हुआ क्या, आप एक बार बताओ, ये तो ठीक है, यहाँ से रेज निकल रही है जो कि दिख रही थी। अब ऐसा होगा क्या, यहाँ से भी तो रेज निकलनी चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि सेटअप तो ऑलमोस्ट सेम ही है। भाई सेटअप तो ऑलमोस्ट सेम है, आपकी बैटरी भी वैसी वोल्टेज पे है, बस ये है कि गैस के प्रेशर को इन्होंने थोड़ा इंक्रीज किया, अदरवाइज तो सबको सेम है। तो कुछ कैथोड रेज भी निकल रही थी इसमें, क्या हो रही थी, कुछ कैथोड रेज भी निकल रही थी। और कल मैंने कहा था कि कैथोड रेज क्या करती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करती हैं। क्या करती है, आयोनाइज। तो जब वो इसके साथ टकराई तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और जो गैस मॉलिक्यूल था वो भी चलने लग गया। फिर से सुनेंगे, जो ये मैंने बोला ना रेज निकल रही हैं, ये रेज एक्चुअली एनोड से नहीं निकल रही थी, एनोड से नहीं निकल रही थी। वो क्या रहा था, जैसे ही ऑन किया, जो ये कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज ने गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया, गैस मॉलिक्यूल को क्या किया, आयोनाइज। कल हमने किया था, आयोनाइजेशन क्या होता है, जब कोई चीज की चीज को टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देती है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देती है। तो इनके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो ये इधर जा रहा था जो कि कलर्ड था, जो कि कैसा था, कलर्ड था। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। तो ये जो प्लस चार्ज था, इसमें से ये जो प्लस चार्ज था ये जाके वहां टकराया और इन्होंने क्या क्रिएट किया, फ्लोरिसेंट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, फ्लोरिसेंट। फिर से मैं एक बार मिटा के इसको दोबारा से बताती हूँ कि हुआ क्या। जैसे कल हमने जब ऑन किया था तो कैथोड में से रेज निकल रही थी, वो कैसी थी, इनविजिबल थी।
उसके अंदर के पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से जब आपने ये सेटअप गोल्डस्टीन ने किया, किसने किया? गोल्डस्टीन ने। ये सब कल मैंने आपको लिखवा दिया था, और मैं बीच बीच में पूछूंगी मैं चार्ज और ये सब, है ना। तो गोल्डस्टीन ने देखा, क्योंकि गैस, इन्होंने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स विजिबल थे। हम ये समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे विजिबल नहीं होता, एयर क्या विजिबल होती है? नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए। जब ये रेज इनके साथ टकराई, ये रेज जब इनके साथ टकराई तो हुआ क्या? इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो गया पॉजिटिव। वो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। जो ये चल रही थी ना, इनको नाम दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दिया गया? एनोड रेज। और ये कलर्ड थी। ये एनोड रेज कैसी थी? कलर्ड थी। और जब इनके अंदर के पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड से टकराए तो उनका नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। अब इसकी भी बड़ी कहानी है प्रोटॉन की। फिर सिंपल सा है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, तो अब मेटल इलेक्ट्रोड नहीं कहोगे, आप कहोगे गैस मॉलिक्यूल्स। क्या बोलोगे? गैस मॉलिक्यूल। फैन ऑन करना, तो इधर कर देना, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल दोगे? गैस मॉलिक्यूल। ये ऊपर से दबाना पड़ेगा एक बार। राज, पेन ऊपर वाला दबाओ। राज, हाय हाय, तुम लोगों ने कभी कुछ किया नहीं है क्या? किया ही नहीं है। हटो राज, दिमाग लगाना पड़ता है। अंदर पेन डालना। अलीशा डाल अंदर पेन। हाँ, ये अब इसको यहाँ रोक दो मेरी तरफ करके। तो अब मेरी बात सुनो। कल कैथोड से रेज निकल रही थी जिनका नाम था कैथोड रेज। एनोड, एनोड से नहीं निकल रही हैं, यहां से नहीं निकल रही। कहां से निकल रही है? गैस मॉलिक्यूल से। तो एनोड रेज का ओरिजिन क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पहला। दूसरा, कल हमने जब किया था कि गैस चेंज कर दी तो E बाय एम रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। कल हमने क्या किया था? E बाय एम रेशियो। E बाय एम रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो कल का कांस्टेंट था, ठीक है। यशिका बताएगी क्या वैल्यू थी E बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की? कोई पलटेगा नहीं, देखेगा नहीं। आदित्य गैर, मेरे को तो बिल्कुल याद है। मतलब तुम लोगों को चीख चीख के बोलेंगे याद कर लो, करना नहीं तुम लोगों को है। आदित्य 1.7, आगे 5, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो कल इलेक्ट्रॉन के केस में वो वैल्यू हर बार फिक्स आ रही थी, चाहे आप गैस मॉलिक्यूल चेंज कर लो, चाहे आप मेटल का इलेक्ट्रोड चेंज कर लो। बट यहाँ पर जैसे जैसे आप गैसेस को चेंज कर रहे थे, जैसे जैसे आप मेटल के इलेक्ट्रोड्स को चेंज कर रहे थे, E बाय एम रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं थी। इससे ये प्रूव हुआ कि ये डिपेंड करते हैं, एनोड रेज डिपेंड अपॉन, एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस एंड द मेटल इलेक्ट्रोड टेकन। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगी मैं, ठीक है। फिर से सुन लो, कल जब हमने किया था तो E बाय एम रेशियो हर बार सेम आ रहा था, चाहे तुम गैस कोई भी चेंज कर दो, चाहे मेटल इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो। 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। पर जब हम प्रोटॉन की कहानी की बात करें, तो जैसे जैसे आप गैस के मॉलिक्यूल को चेंज कर रहे थे, मेटल इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहे थे, तो E बाय एम रेशियो क्या आ रहा था? हर बार डिफरेंट आ रहा था, नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब है एनोड रे डिपेंड कर रही हैं नेचर ऑफ द गैस एंड द मेटल इलेक्ट्रोड टेकन। थर्ड पॉइंट, हर एनोड रे को, जैसे वहां पे क्या कहता, कैथोड रे के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कल बोला गया था। अब क्योंकि ये चेंज होता जा रहा था, तो इस प्रोटॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं बोलते, सिर्फ हाइड्रोजन गैस, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? H11, H11। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? 1+ चार्ज आ जाएगा, तो H+ हो जाएगा। इसको बोला जाता है प्रोटॉन। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। मतलब ये कह रहे हैं
कि हर गैस के मॉलिक्यूल को प्रोटॉन नहीं कह सकते। आपको देखा होगा H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, कभी आपने ये देखा है कि बेरिलियम प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं? नहीं। तो प्रोटॉन सिर्फ किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैं आपको 4 बातें कहूंगी, बस वो याद करनी है। ये एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या था? नंबर 1, यहाँ पे इन्होंने कैथोड परफोरेटेड ले ली, दूसरा जिंक सल्फाइड यहाँ लगा दिया, तीसरा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, उससे हुए गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। गैस मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, हमें पता है कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी है? आयोनाइजेशन करने की। जब वो ऐसे टकराए तो उसमें क्या बन गए? प्लस चार्ज आ गया। जो वो प्लस चार्ज चल रहा था उसको बोला गया एनोड रे। क्या बोला गया? एनोड रे। इनको इसलिए भी एनोड बोला कि क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एनोड से आ रहे हैं, आ नहीं रहे थे, आ तो गैस से रहे थे, तो इनका नाम रखा गया एनोड रेज। ये ट्रेवल कर रहे थे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसीलिए इनके ऊपर चार्ज क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, तो ये किसकी तरफ जाएंगे? ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। भाई वो क्या थे? वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होते, इन पे पॉजिटिव है तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। E by M रेशियो इनका कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा था हर बार। That shows that it depends upon the nature of the gas and the metal electrode taken. और उसके बाद हर रेस को हम हर रेस के पार्टिकल को प्रोटॉन नहीं कह सकते, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के रेस जो निकलेंगी और उसके अंदर के पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बोलेंगे। दूसरा, ये कलर्ड है, वो कैसी थी? कलरलेस थी। तो दिस बस यही से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी रेज इनविजिबल है, तो कौन सी रेज इनविजिबल है? कैथोड। कौन सी कलर्ड है? एनोड। ई बाय एम रेशियो किसका कांस्टेंट होता है? कैथोड का। किसका कांस्टेंट नहीं होता? एनोड का। बस, तो इससे ज्यादा हमें करना नहीं है। एक्सपेरिमेंट में इसलिए दिखा देती हूँ कि सो दैट समझना आसान हो जाता है, लर्न करना आसान हो जाता है। तो अब हम आज की हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। अगर आपको डायग्राम बनाना है आप हाफ कॉलम छोड़ सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर वैसे लिए तो सारे सकते हो आप, सारों से निकलती है एनोड रेज। देखो हर एक में प्रोटॉन होता है, पर प्रोटॉन सिर्फ उसी को बोला जाता है जो हाइड्रोजन में से जो एनोड रेज निकली है ना, उन्हीं को प्रोटॉन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन कौन सी गैस मॉलिक्यूल से निकलते हैं, तो हम हाइड्रोजन को टिक लगाएंगे, और ऑल गैसेस पर टिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस। और आप देखो ना, H 3 फॉर्म में मिलता है हाइड्रोजन। दिग्विजय, हाइड्रोजन 3 फॉर्म में मिलता है, कौन कौन सा? एक H, एक H प्लस, एक H माइनस। इसको हाइड्रोजन बोल दिया, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, और इसको हाइड्राइड बोलते हैं। तो प्रोटॉन सिर्फ H प्लस को बोलते हैं, क्योंकि उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन बचा, जिसकी वजह से एक प्लस चार्ज आया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ठीक है, तो आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। यही थोड़ा बड़ा था, उसके बाद सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। नंबर 1, क्या क्या हो गया? हो गया, स्टार्ट करें। नंबर 1, दीज आर पॉजिटिव रेज। नंबर 1, दीज आर पॉजिटिव रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मतलब बोला ऐसे ही जाता है कि ट्रैवल कर रही हैं, ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि चलती ऐसी दिखाई दी थी ना कि एनोड से कैथोड की तरफ। ट्रैवलिंग फ्रॉम, डायरेक्शन तो वहीं से आएगी ना, क्योंकि देखो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे तो ऐसे ही चलेंगे, तो ऐसा लगा कि वो एनोड से, पर वहां से नहीं आ रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? गैस मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन से। और आयोनाइजेशन कौन कॉज कर रही है? कैथोड रेज। ठीक है, नेक्स्ट, these also travel in straight line. Second point, these also travel in straight line. These also travel in straight line. Third, deflect towards negative terminal. Deflect towards negative terminal of electric and magnetic field. Of electric and magnetic field. These deflect towards negative terminal of electric and magnetic field. भाई नेगेटिव पार्ट्स में जाएंगी, डिफ्लेक्ट करेंगी नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
नेक्स्ट, दीज प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, भाई ये भी फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पे आपको रेड रेड मिलना शुरू हो गया था। These also produce fluorescence. These also produce fluorescence. These have kinetic energy and momentum. These have kinetic energy and momentum. These have kinetic energy and momentum. Next, anode rays depends upon the nature of the gas taken. Next लिखेंगे, anode rays depends upon the nature of the gas and metal electrode taken. Nature of the gas and metal electrode taken. As the E by M ratio, as nature of the gas. देखो क्या लिखा है, anode rays depends upon the nature of the gas and metal electrode taken as E by M ratio is not constant. As क्यों हो रहा था भाई, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि E by M रेशियो क्या है, उनकी कांस्टेंट नहीं, अलग अलग आ रही है, और वो याद भी नहीं करनी, क्योंकि हम कितनों की याद करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पूछी जाती है। E by M रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे, only anode rays of hydrogen gas, only anode rays of hydrogen gas, only ONLY, only anode rays from hydrogen gas is called as proton, is called as proton, उन्हीं को प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के ही मॉलिक्यूल को, के पार्टिकल को प्रोटॉन कहा गया। अब मैंने इससे पूछा आप लोगों से कि इसका ओरिजिन क्या है, और ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, गैस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, आप लोग क्या लिखेंगे, गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको एनोड रेज की याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं। देखो अब हमारी दो डिस्कवरीज हमने कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की, किसने की है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टेन। न्यूट्रॉन की कौन करता है, प्रिंस बताएगा। प्रिंस, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कल आपको पूरा बॉक्स बनाया गया था। बेटा याद नहीं करोगे, देख के नहीं बताना ना, तुम लोगों की मेहनत करवा के छोड़नी है मैंने। बोलो, मतलब अपने, पता है जैसे तुम लोगों को ऐसा था, जैसे मैं तो जब कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो जब मेरे से क्लासरूम में पूछा जाता था, जिस दिन मैंने जवाब नहीं दिया, भाई ऐसे तो थोड़ी मैं बहुत बड़ी महान थी कि रोज जवाब मैं भी देती थी, मान लो किसी दिन नहीं दिया तो मुझे तो बड़ी शर्म आती थी। तुम्हें नहीं आती क्या, है ना, बेशरम हो, क्या तो रहा है, बेशरम हो बिल्कुल, क्या मैं फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टेंशन सी होती है, हाय यार क्या यार बताया नहीं, आज तो पढ़ना है यार, ढंग से पढ़ना है, तो कभी नहीं आता तुम लोगों को, होना चाहिए, जिसको होगा उसी का कंपटीशन क्लियर होगा। अब सुन लो, वो तो बोल रही है, तो मैं कह रही हूँ उसको कंपटीशन क्लियर होगा। हाँ वो कह रही है नहीं होता है, फर्क पड़ता है, तो मैंने कहा जिसको फर्क पड़ता है उसी का होता है कंपटीशन क्लियर, क्योंकि वो फिर पड़ता है टेंशन में। तुम लोग बस मुंह बंद करके खड़ा कर दो, बैठ गए करके, मतलब क्या है तुम लोगों को, चाम ही नहीं दिखता है कि लगता है यार जज्बा है। बताओ क्या पूछा है मैंने, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तुम बताओ ये पेपर में आया, सब आधे से ज्यादा, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ 50-100 बच्चे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, सारी दुनिया कर पाएगी ये वाला क्वेश्चन है। प्रिंस कब मैंने शुरू होगी, अब तो बोल मुझे अभी पीजी नहीं मिला, मैं रोज, मेरी लाइफ अभी झंड हुई है। प्रिंस क्या बहाना तेरे पास, तूने क्यों नहीं पढ़ा, मतलब ये बहाने सुन सुन के भी ना ऐसा लगता है कि, मतलब बहाने बहाने बहाने। हाँ प्रिंस क्यों नहीं पढ़ा, प्रिंस क्यों नहीं पढ़ा, इतना आसान है, नहीं पढ़ा, जो पढ़ा होता है वो तुरंत बताता है, जेम्स चैडविक, वो बोलता जेम्स चैडविक। तो आज हम नेक्स्ट जिसका ऐसे ऐसे पूछते होंगे मैं तुम लोगों से, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा झटके बटके देते रहते हैं। थर्ड हम लोग करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन,
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो की थी बहुत छोटा सा इसका जेम्स चैडविक ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये डिस्कवरी है वो बाय चांस प्रोसेस है, मतलब एवी हो गई, होना नहीं था इसको, ये एक बाय चांस एक्सपेरिमेंट हो गया। हुआ क्या, जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की शीट ली। किसकी? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हर्ष? तू ही मेरे सामने, तो मैं तुझसे पूछूंगी, बता। 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, तो बेरिलियम की शीट्स ली, इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर अल्फा रेज डाली। क्या डाली? अल्फा रेज। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से 3 रेज निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और अल्फा रेज बहुत हाईली एनर्जेटिक, बहुत पावर होती है इनके पास। इस पे स्ट्राइक कराई। अब ये मान के, क्योंकि देखो बेरिलियम में तो मेटल है, मेटल है, एटम है, मैटर है। अभी तक हम क्या चल रहे हैं? मैटर। मैटर के अंदर एटम। अब जे थॉमसन आ चुके हैं, गोल्डस्टीन आए हैं, उन्होंने बताया भाई इलेक्ट्रॉन भी होता है, भाई प्रोटॉन भी होता है। तो जेम्स चैडविक सोचे कि इसमें से 2 रेज निकलेंगी, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक प्रोटॉन की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दी? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, एक जगह लिख दिया पॉजिटिव, एक जगह लगा दिया नेगेटिव। तो बेरिलियम पे जब अल्फा रे, तो वो ये मान के चल रहे 2 रेज निकलेंगी, एक रे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, एक रे नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी उसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज होगा, वो एनोड रेज होंगी। एनोड रेज होंगी, और एनोड रेज के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे कैथोड होगा, कैथोड रेज होंगी, और इनके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये तो यही मान के चल रहे थे, पर हुआ क्या, इन्होंने यहाँ पर भी लगाई जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और एक रे निकली जो कि निकली सीधी, ना तो इधर गई ना वो इधर गई, वो क्या चली गई? सीधी। उसका बोला उन्होंने कि ये जो रे है उसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स। क्या है? न्यूट्रॉन्स, जो कि है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए कौन सी मेटल की शीट यूज की गई थी? बेरिलियम की। कौन सी रेज यूज की गई? अल्फा रेज। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये डिस्कवरी की? जेम्स चैडविक। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इधर से बनते हैं। जेम्स चैडविक, दूसरा मेटल शीट कौन सी थी? बेरिलियम की, तीसरा रे कौन सी थी? अल्फा रेज। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी एक बाई चांस प्रोसेस था जो हो गया, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 ही रेज निकलेंगी, एक इधर, पर एक रे सीधी निकल गई। एक रे क्या निकल गई? सीधी निकल गई। समझ में आया? तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास तीनों की डिस्कवरीज हो चुकी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जैसे हो गया ना, सबकी डिस्कवरी होगी, अब इनको फिट करना है। इसमें क्या करना है? एटम के अंदर फिट करना है कि कौन कहाँ रहता है, कैसे रिवॉल्व करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एटॉमिक मॉडल्स। तो अब हम हेडिंग डालेंगे एटॉमिक मॉडल्स का। बस ये ऐसे डायग्राम, इसका इतना कोई खास नहीं, वहां पे कैथोड रेज एनोड रेज इंपॉर्टेंट है। बस आपने मतलब ये नहीं लिख दिया ना बेरिलियम, और मैंने आपको 3 बातें बता दी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले आपको बताया जे थॉमसन ने ही एक मॉडल दिया था, जिसका क्या नाम है? बताओ भाई। प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। अब ये बताओ उनके दिमाग में ऐसा क्यों आ गया भाई, ये नाम ऐसे ऐसे रख दिए उन्होंने? वो बैठे हुए तरबूज खा रहे थे, खा ही रहे थे, सच बात है, ऐसे खा रहे थे, वो ऐसे रेड कलर के पार्ट को खाए हुए। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। अब उन्हीं के ऊपर हो गया, जिम्मा आ गया, भाई तूने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया, बता दो इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। वो वाटरमेलन खा रहे थे, तो उन्होंने क्या, उसके मॉडल से क्या चीज निकाली, जैसे वाटरमेलन होता है ना हरे रंग का, ठीक है, तो उन्होंने कहा एटम गोल है, पहले तो वाटरमेलन की तरह गोल है,
जो उसका ग्रीन पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है, ग्रीन पार्ट, उन्होंने उसको बोला न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स तो भाई बाहर की तरफ है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या है, बाहर की तरफ है। जो रेड वाला पार्ट है जिसे हम लोग खाते हैं, जो रेड प्लम पार्ट है, रेड पार्ट, हाँ आ ही गया था, तीनों की डिस्कवरीज हो गई, तभी तो उसमें तीनों का नाम दिया गया है। वो वहां पे बीच में देते हैं कि कई बार बताते हैं कि सिर्फ दो, जबकि तीनों पार्ट डिफाइंड थे उनके। जो ग्रीन पार्ट था उसको न्यूट्रॉन कहा गया, जो रेड पार्ट था, हाँ जी, जो रेड पार्ट आप खाते हो उसको बोला गया प्रोटॉन, मतलब कि मैक्सिमम पार्ट एटम का क्या है, प्रोटॉन है, तो रेड पार्ट को बोला गया प्रोटॉन। और उसमें जो ब्लैक कलर की सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स, जैसे ब्लैक सीड्स एम्बेडेड हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्या कह दिया, ब्लैक सीड्स। इवन इनका जो मॉडल है वो समुद्र की तरह भी बताया जाता है, कि जैसे समुद्र हो और समुद्रों में नाव तैर रही हो, तो पूरा समुद्र है वो तो प्रोटॉन हो गया, और जो बीच में नाव है वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स हो गई, तो सी मॉडल भी बोला जाता है इसको। तो मेनली इसको वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर किया गया, जैसे वाटरमेलन होता है, जो बाहर वाला पार्ट है न्यूट्रॉन उन्होंने बोला, और जैसे रेड वाला पार्ट ज्यादा होता है, डिस्पर्स होता है, वो हो गया प्रोटॉन, और उसमें बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। तो उन्होंने बोला एटम ऐसा ही है, बाहर न्यूट्रॉन की कवरिंग है, अंदर मैक्सिमम प्रोटॉन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे एम्बेडेड है। कुछ और नहीं बताया, बस उन्होंने ऐसे बोल दिया। अब इससे एक लाइन, दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट आई। उन्होंने बोला जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही प्रोटॉन है, तो एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। इन्होंने दो कंक्लूजन निकाले यहाँ से। नंबर वन वो इंपॉर्टेंट है कि एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, कि भाई जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, भाई जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने इसकी लिमिटेशंस ले आया। अब आप वाटरमेलन को उठाओ, वाटरमेलन भारी होता है ना, और आप उसको उठाओ घुमाओ ऐसे ऐसे, उसका मास आपको हर जगह से बराबर ही लगता है। आप ऐसे उठा लो तो भी हैवी लगता है, घुमा के उठा लो तो भी हैवी लगता है, आगे पीछे। हाँ, तो इन्होंने बोला जैसे वाटरमेलन पूरा ओवरऑल हैवी होता है ना, तो एटम का भी मास ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो द मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या नाम बोली उन्होंने, मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसा नहीं है एक जगह पे मास है ना, पूरा एटम को आप कैसे भी उठाओगे वो बराबर दिखाई देगा, ठीक है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो है मेन पॉइंट्स थे, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसीलिए यही बन गया बाद में लिमिटेशन भी, मतलब बाद में बना जब डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड का मॉडल आया। किसका मॉडल आया नेक्स्ट, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये पहले फिर से सुन लो, जे थॉमसन ने मॉडल दिया, उसका नाम है प्लम पुडिंग मेथड। अच्छा, प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं, जैसे आपने पुडिंग खाई होगी चॉकलेट की, तो क्या होता है, चॉकलेट का एक पहले ऊपर ब्राउन पाउडर होता है ब्रेड जैसा, ठीक है, तो उसको तो उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूट्रॉन बोल दिया। फिर चॉकलेट मेल्टेड सी निकलती है ना, सबके मुंह में पानी आ रहा हो शायद, तो मेल्टेड मेल्टेड चॉकलेट निकलती है, जिसको उन्होंने बोला प्रोटॉन। और अगर उसमें चोको चिप्स डली हो, तो चिप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया प्लम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन क्यों बोला, क्योंकि बाहर के जैसे है वैसे ही एटम गोल है, बाहर न्यूट्रॉन है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरी तरह डिस्पर्स है, जैसे कि रेड पार्ट डिस्पर्स होता है, जैसे उसमें सीड्स एम्बेडेड होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे है, एम्बेडेड है, जिसके वजह से एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है। एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है, एंड द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये मॉडल आपका किसका आ गया, जे थॉमसन मॉडल, किसका आया, जे थॉमसन। अब हम नेक्स्ट मॉडल करेंगे जिसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल, जिसे बोलते हैं हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
डालो रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट हम डालेंगे हेडिंग रदरफोर्ड मॉडल, और इसका पूरा नाम है अल्फा रे फीचरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे फीचरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, डायग्राम साथ साथ बना लें। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ गया तो बस आपको पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक लिड का बॉक्स लिया, जिसके अंदर उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला अंदर। ठीक है, मतलब बॉक्स के अंदर है ये, इसका नाम है रेडियम। अच्छा, आर फॉर रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड बड़े रिच साइंटिस्ट थे। रदरफोर्ड कैसे थे, बड़े ही रिच साइंटिस्ट थे। इनके जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे, इनके जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किस पे है, रेडियो एक्टिव। आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत कॉस्टली मिलता है, तो वो इन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करते थे, वो छोटे मोटी चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो लेड बॉक्स लिया, यहाँ रेडियम था, यहाँ पे उन्होंने गोल्ड की थिन फॉयल ली, यह है गोल्ड फॉयल। अब किससे पूछू क्वेश्चन है, हाँ निखिल, निखिल जी, आप निखिल जी नहीं, हम निखिल से बात कर। निखिल, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ निखिल ही बताएगा। अंशुल, AU। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। ठीक है, और अंशुल, लेड का सिंबल क्या होता है, PB। और रेडियम का RA। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने गोल्ड की थिन शीट ली, फिर ऑब्वियस से रेडियम में से अल्फा रेज निकली। एक बार आप बना लो फिर मैं समझाती हूँ। तो हुआ क्या कि मैक्सिमम जो है तो डिफ्लेक्टिंग है, इसको क्रॉस कर दीजिए। और यहाँ ये जो स्क्रीन है ये किसकी थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ये किसकी स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ठीक है, और क्या बताने वाला है, यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ट्रेवल undeflected, very few deflected by some angle, 1 in 10,000 deflected by 180 degree angle, 180 डिग्री एंगल। ठीक है, ये लाइनें लिख लो, फिर यहीं से सारा कंक्लूजन आ जाएगा, यहीं पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अमनीश रिजल्ट कब आएगा, BSc का आ गया, कितने परसेंटेज बनी, 65। बताओ, मेरे मेरे उस जमाने में 80% बने थे। मैं कौन सा बहुत कॉलेज जाती थी, मतलब हम कौन सा बहुत पढ़ते, हम लास्ट में पढ़ते थे, पेपर से 1 महीना पहले। देखो, जिन्होंने 11th-12th अच्छे से पढ़ी है ना, उन्हें BSc नहीं पढ़नी पड़ती। सच है, झूठ थोड़े ना है। नहीं, जाती तो थे, हम वो वाले टाइप के थे, अच्छा घूमने को मिलता था, घूमते थे फिरते थे, है घूम फिर के पार्टी पुट्टी करके आ जाते थे। हम भी पार्टी पुट्टी करते थे भाई, फिर भी हम 80% वाले थे। BSc में भाई आनी चाहिए 80+। सच बोल रही हूँ, क्योंकि 11th-12th अच्छे से पढ़ा होता है ना,
अगर जैसे 11th-12th अच्छा पढ़ा, बीएससी क्या है, उसको थोड़ा ब्रॉड पार्ट है, इतनी इजी है। मेरे को लगता है लाइफ का सबसे इजीएस्ट पार्ट है बीएससी, सबसे टफेस्ट पार्ट है एमएससी। एमएससी तो भाई मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितनी पढ़ाई नहीं की उतनी एमएससी में गिरी, उसके बाद भी 70% बना। तो इतना पढ़ती थी मैं, पूरा दिन पढ़ती थी। वो बहुत हार्ड होती है एमएससी ना। अच्छी होता है कि प्रोफेसर पढ़ाते नहीं है, मतलब इतने घटिया प्रोफेसर, मतलब ऐसा लगता था यार इन्हें प्रोफेसर किसने बनाया होगा। मतलब ऐसे आते थे बुक लेके मोटी सी, डेस्क पे ऐसे रख देते थे, पढ़ पढ़ के चले जाते थे। मुश्किल से एक दो प्रोफेसर होंगे जो मन से पढ़ा देते थे, अदरवाइज तो बस ऐसे बड़े गंदे गंदे। नहीं जी, सरकारी नहीं था मेरा, बड़ा अच्छा कॉलेज था, डीएवी कॉलेज था। ना ना, सरकारी मुझे लगता है फिर कुछ बेटर होंगे उनसे। तो क्या होता है ना, यही तो है ना, क्या होता है उसमें अप्रोचों से लग जाते हैं। पीएचडी कर लेते हैं तो वो वैसे ही कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं। जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, आप कभी मत सोचना कि पीएचडी वाला प्रोफेसर बड़ा इंटेलिजेंट होगा, वो महानालायक होगा अगर उसने पढ़ा नहीं रखा होगा तो। क्योंकि वो पीएचडी में 5 साल कॉन्सेप्ट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ हाइड्रोजन पढ़ रहे होते हो। जैसे मान लो हाइड्रोजन आपका कॉन्सेप्ट है ना कुछ, तो आपने 5 साल पढ़ाई थोड़ी ना करी, आप कॉन्सेप्ट भूल चुके, आप 6 महीने में केमिस्ट्री भूल जाते हो, ठीक है। और 5 साल से आप सिर्फ हाइड्रोजन ही पढ़ रहे हो, तो आपको कैसे याद है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रो ये क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, और ये क्या होता है। आप देख तू आज आज अच्छा, तो भी टेंशन हो रखी है लगे तो सबको है। रिजल्ट तो कल आने वाला था ना 19, एनडीए सीडीएस इकट्ठा ही आता है। तुम्हारा कौन सा रिजल्ट? अच्छा, अभी डाउट में है कि 65 थे कि नहीं। क्या हमने मतलब इतने इतना इतने कैजुअल भी ले लेते हो तुम चीजों को। चलो हम आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने क्या किया, रेडियम लिया। देखो रेडियम को ओपनली नहीं छोड़ा जाता किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, ये लेड बॉक्स में लिया। हुआ क्या, इसमें से निकली अल्फा रेज, क्या निकली, अल्फा रेज। अभी हम जे जे थॉमसन के मॉडल को सटीक मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? बिल्कुल सही मान के चल रहे हैं। अब एक चीज वहां से कंक्लूडेड ये थी कि मास कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, मास यूनि मतलब हैवी है, वो हैवी है। अगर एक बात बताओ, एक हैवी चीज है, अगर यहां से कोई हैवी, अल्फा रेज बहुत हैवी होती हैं, अगर कोई हैवी चीजें टकराएंगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फा रेज इसको आराम से निकल जाए? बराबर की टक्कर होगी ना। मान लो दोनों बराबर के हैं तो लड़ाई झगड़ा तगड़ा होगा, है फ्रेंड्स। अगर ये भी मोटा है ये भी मोटा है तो तगड़ा होगा। मान लो ये कोई हल्का फुल्का सा है हम नीचे ऐसा पतला दुबला सा, और ये आ गया तगड़ा टुगड़ा बिल्कुल 100 kg का, बिल्कुल डबले शोले लेके। उसने क्या करना है, अजय तू आ रहा है चला के एक चाटा मारा और निकल गया उसको छोड़ के। अब हुआ क्या, इन्होंने ये सोचा अब इस नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लूंगी, कोई नहीं बड़ा सांत्वना दे रहा है। तो मैंने ये कहा, अगर दोनों चीजें हैवी हैं, है ना निखिल, अगर दोनों चीजें हैवी हैं तो बराबर की टकराएंगी। तो ये कह रहे रदरफोर्ड ने बोला कि अगर जे जे थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो इसके अंदर एटम्स हैं, इनके अंदर क्या है, एटम्स हैं। और एटम्स भारी है क्योंकि एटम्स तो हैवी है। तो अगर एक हैवी चीज दूसरे हैवी चीज से टकराएगी तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए और कुछ ही उनको क्रॉस करनी चाहिए। पर वो हुआ क्या, उसका पूरा उल्टा हो गया। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ट्रेवल्ड अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत आराम से निकल गई। पहला काम क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा, भाई उन्होंने सोचा तुम भारी मैं भारी, अगर दो भारी चीजें टकराएंगी तो मुझे 100% अल्फा रेज वापस होती हुई दिखाई देंगी। पर उल्टा हो गया, क्या हुआ, सारी की सारी रेज को क्रॉस करके चली गई। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्या कहते हैं, मूव्ड अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट की। और सिर्फ 1 in 10,000 अल्फा रे, मान लो 10,000 अल्फा रे हैं, उसमें से सिर्फ एक 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट की। तो इन्होंने इससे 3 कंक्लूजन्स निकाले। ये तो ऑब्जर्वेशंस है, ये तीनों क्या है, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड, नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड, some of the alpha rays deflected by some small angles. Third, 1 in 10,000 is deflected by 180 degree. अब कंक्लूजन क्या निकाला, क्योंकि सारी की सारी अल्फा रे एमी चली गई, whole of the atom is hollow, empty, empty, most part of the, इसका रिजल्ट क्या आया, ये है इसके पोस्टुलेट्स, मतलब कि रिजल्ट बोल दो,
कि ऑब्जर्वेशंस आए, फिर उसके बाद उससे कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, पूरा खाली है। भाई कभी खाली होगा तभी तो वो चुपचाप निकल गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आराम से निकल गई। सेकेंड पॉइंट, वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। अल्फा रेज कौन सी होती है? अल्फा रेज होती है हीलियम की। किसकी बनी हुई होती है? हीलियम। भाई रेज है तो रेज में पार्टिकल्स होंगे, तो अल्फा रे किस चीज की मिलकर बनी होती है? हीलियम की। और हीलियम पे भी क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। हीलियम पे भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा तो रिपल्शन होएगा ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और जो कुछ डिफ्लेक्ट हुई वो किसकी वजह से हुई? प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुई? प्रोटॉन्स की वजह से दे गेट डिफ्लेक्टेड ऑफ, कि कुछ हुई। अब 180 डिग्री पर एक ही निकली, तो उन्होंने बोला एक एटम बहुत बड़ा है, उसमें सेंटर में छोटा सा पार्ट है जिसको बोला गया न्यूक्लियस। क्या बोला गया? न्यूक्लियस, जिसमें एटम का सारा मास रिसाइड करता है, जिसमें एटम का सारा मास रिसाइड करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। तो थर्ड पॉइंट की 1 in 10,000 डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री प्रूव्स दैट in the center of the atom lies nucleus या heavy mass, जिसको बोला गया न्यूक्लियस, that carry all the mass of a atom, that carries all the mass of an atom, जो कि एटम का पूरा मास कैरी कर रहा था। ठीक है, तो अभी मतलब ये 3 बातें हैं। अगर वैसे क्या लिखवाऊं मैं, तुम लोगों को समझ ही गए होगे, बहुत आसान है। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड, दैट प्रूव्स दैट द एटम इज होलो, खाली है। सेकेंड, some are deflected by few angles, that proves that there also reside a same charge particle, जैसे ये पॉजिटिव है वैसे ये पॉजिटिव है, दैट्स कॉल्ड प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर उन्होंने बोला सेंटर से एक 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ, दैट प्रूव्स दैट कि उनके सेंटर में एक ऐसी चीज है जो बहुत हैवी है, जिसके अंदर एटम का सारा मास है, और उसको बोला गया न्यूक्लियस। तो अगर क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो हम किसको टिक लगाएंगे? रदरफोर्ड को। किसको टिक लगाएंगे? रदरफोर्ड को। किसको टिक लगाएंगे? रदरफोर्ड को। किसको टिक लगाएंगे? रदरफोर्ड। तो अगर अब हम एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं, एटम के अगर स्ट्रक्चर को बताएं, तो रदरफोर्ड का मेन पोस्टुलेट क्या था? वो ऐसे ही था कि एटम ऐसा है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसमें लाई करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन्हीं दोनों को मिलाकर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता है एटॉमिक मास। तभी तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि पूरे एटम का मास कहाँ लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ द एटम पे। ठीक है, सेंटर ऑफ द एटम पे। हमने उस दिन किया था ना कि एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है? एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, जिनको बोला गया शेल्स। ये लाइन क्या क्वेश्चन आता है? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय रदरफोर्ड, बोहर, कोई भी बोल दो, नन ऑफ द अबव। इन दोनों में बताओ। रदरफोर्ड। हमें किसको टिक लगाना है? रदरफोर्ड को। बोहर ने कुछ और बोला था जो मैं बोहर में बताऊंगी। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, अब लिख लो इसको, इलेक्ट्रॉन्स जो है शेल्स में मूव कर रहे हो, शेल्स का नाम है KLMN, जिसके लिए n की वैल्यू 1 2 3 और 4 होती है। और आपको ये मैंने ये भी बताया था, एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो 2n² से निकालते हैं, तो उससे आंसर आता है 2 8 18 एंड 32 KLMN। पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, पर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। ये किसने कहा था? लुईस ने, जिसने दिया था ऑक्टेट रूल। क्या दिया था?
ऑक्टेट ग्रुप। ठीक है, तो अब यहां से कंक्लूजन, कहां से क्वेश्चन आएंगे? नंबर 1 कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड। दूसरा, रदरफोर्ड ने कौन सी मेटल यूज की थी फॉर एज अ थिन शीट? गोल्ड। किसकी? गोल्ड की। और उन्होंने गोल्ड ही क्यों यूज किया, कोई बताएगा? जैसे अभी अमनीश बताएगा मुझे, क्योंकि अमनीश ने सब लिखा हुआ है, अमनीश को अच्छे से आ रहा है, तो अमनीश मुझे कारण बताएगा। देख ले, देख के भी बता सकता है, मुझे पता है, लिखा नहीं है, बता दे गोल्ड क्यों यूज किया गया है। देख, तभी तो कह रहे नहीं लिखा हुआ, मुझे पता है कि कहाँ तक कौन कितना लिखवा सकता है। मेलिएबल होता है। आप जब मेटल और नॉन मेटल में प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। दो होता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो थिन शीट्स में, क्योंकि जितनी पतली होगा उतने एटम्स फाइन दिखाई देंगे, और जितने एटम्स फाइन दिखाई देंगे उतना अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा। तो उनको ऐसा चाहिए था मेटल जो पतली शीट्स में हो जाए। सबसे द मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। वैसे सबसे नंबर 1 पे कौन सा होता है? गोल्ड। अभी तो उसकी ये सब ज्वेलरी ये सब बनती है, क्योंकि भाई उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो थिन शीट्स में, वायर्स में। वायर को कन्वर्ट करने को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, तो गोल्ड क्यों यूज किया गया? बिकॉज इट इज द मोस्ट, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, उसे 4 मार्क कर दे। अच्छा लिख लिया, मैंने कहा लिखा है तो 4 मार्क कर दो उसको। थर्ड क्वेश्चन कि उन्होंने जो हाफ रिंग बनाई थी वो कौन से मटेरियल की बनाई थी? जिंक सल्फाइड। वो क्योंकि वो फ्लोरिसेंट था, क्योंकि तभी तो पता चला कि सेंटर में इतना डिफ्लेक्ट हुआ पड़ा था, चमक 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 आ रही थी ग्रीनिश येलो कलर की। तभी तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गोज अनडिफ्लेक्टेड। तो वो रे फ्लोरिसेंट स्क्रीन किसकी थी? जिंक सल्फाइड की। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट। शेल का ही दूसरा नाम होता है ऑर्बिट। ये भी बड़ा बड़ा लिख लो। अगर मैं ऑर्बिट भी बोल दूं, अब हमें नया वर्ड आया आज, शेल तो हम बोलते थे, इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। अभी तो बोला बेटा मैंने, द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, ही रदरफोर्ड है। विद फिक्स्ड एनर्जी, अगर ये वर्ड लग जाएगा, क्या लग जाएगा? विद फिक्स्ड एनर्जी, तब आएगा बोहर। ये मैं अभी नेक्स्ट मॉडल करेंगे, जो कि हम करेंगे कल। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज हम रदरफोर्ड तक बहुत अच्छे से पढ़कर आएंगे। अब बस ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। बोहर के जो पूछे गए हैं वो बताऊंगी, क्वांटम जो पूछा गया वो बताऊंगी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। तो आप करके आए यार, ढीठ मत बनो यार, पढ़ लिया करो। मुझे कल सबके जवाब देंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो वो हर्ष तो दे देता है, आदित्य भी दे देता है ना, निखिल भी दे देता है, अमनीश पता नहीं क्यों नहीं देता है। कहते मैम ऐसे ही पूछते हो कि जो मैं ना बता पाऊं। है अमनीश? आता तो है अमनीश को, ये तो है। अमनीश हमारा इंटेलिजेंट है। और आप लोग भी सारे पढ़कर आएंगे कल। मुझे कोई भी, सबसे पहले इसी रोज से शुरुआत करूंगी। अब ऐसा ना हो तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, है? क्यों नहीं पता चला? जो ये इससे, जो ये सर्कुलर ऑर्बिट में आप जा रहे हो, देखो एक तो डिफ्लेक्ट हो गई। न्यूट्रल कैसे बोला होगा उन्होंने? एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से नहीं, बट उन्होंने जैसे भी कहा होगा, उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, नहीं नाम नहीं, नहीं नहीं, पोस्टुलेट्स में है ये। इसका वन ऑफ द पोस्टुलेट है रदरफोर्ड का। रदर, ये तो आ गया कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन। फिर आते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स होते हैं जब उसने सब कुछ कवर अप करके 5 पॉइंट्स लिख दिए। तो उसने पहला बोला एटम इज अ होल न्यूट्रल, और उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इन द सेंटर में है, जैसे न्यूक्लियस का। फिर उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ। उन्होंने ऐसे बोला, क्यों बोला उसका कोई वो नहीं है, बट उन्होंने ही बोला था, तभी तो ये क्वेश्चन आता है और उसमें रदरफोर्ड टिक लगाते हैं हम। बोहर ने विद फिक्स्ड एनर्जी बोल। अब उसके बाद भी तो अब कुछ नेगेटिविटी क्या आई होगी इसकी, जो मैं कल बताऊंगी कि क्या लिमिटेशंस रहे। सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा है, ऐसा ही तो होता है, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ इसमें चेंजेस आए।
ठीक है, जो बोहर लेकर आए। और सबसे ज्यादा जो आज में पढ़ा जाने वाला मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तुम लोग अभी नॉलेज से दूर हो, केमिस्ट्री में बढ़ो, केमिस्ट्री का आंसर हम देंगे। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आज के टाइम पे पढ़ा जाने वाला मॉडल है। क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे अच्छे नहीं पढ़ा पाते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा पाते, बट हम आपको क्वांटम केमिस्ट्री बड़ा अच्छा पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको। वे मोशन थोड़ा थोड़ा तो पता चले ना यार। कभी कभी होता है, बीएससी में चैप्टर आता था, मुझे याद है, क्वांटम का आता है ना, क्वांटम केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर होता है। टीचर्स ऐसे ही हवा में पढ़ा पढ़ा के भी निकल जाते हैं, कईयों ने पढ़ाया हो पता नहीं, हमारे वाले ने तो भैया पढ़ाया ही नहीं था। तो मेरा बड़ा शौक था उस चैप्टर को पढ़ने का, तो मैंने खुद से बहुत मेहनत करके उसका निकाला, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब उसको 11th वालों को मैं पढ़ाती हूँ डिटेल में, क्योंकि वो ऑब्वियस उनका सिलेबस है ना, तुम लोगों को इतनी डिटेल की जरूरत ही नहीं है। चल अब हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय सतीश, सुमित, पूनम एंड दीक्षा। अच्छा दीक्षा आई हुई है क्या? जसपाल, अच्छा जसपाल जो है, अच्छा बहुत सारे हैं, गोविंदी, इशिका। ये आईफोन कौन है भाई? मुझे अटेंडेंस लगानी है, 9 पार्टिसिपेंट है भाई। अच्छा जरा अटेंडेंस बोल देना। ईश्वानिका, ईश्वानिका पूरा आपने लिया लेक्चर आज? ईश्वानिका अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ईश्वानिका अनम्यूट। यस मैम। ईश्वानिका आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा पूनम, सतीश, सुमित, इशिका। यार इशिका कौन थी? गोविंदी, वो सारे 9 है। इशिका कौन थी? इशिका, इशिका याद है किसी को? पुराना ही मेरे को, वही तो मैं कह रही हूँ, इस बैच में तो कोई नहीं थी इशिका। चलो भाई अटेंडेंस दे दें। यशिका, वंदना, ज्योति, ज्योति ज्योति तो यहीं पे है, निशु नहीं है मुझे जहां तक लगता है, अमनीश, आदित्य, जैनित भी नहीं है, जैनित, सुमित, अंशुल राणा, निशु, हर्ष, गोविंदी, हर कमलप्रीत सिंह, अंजलि, निखिल जी, निखिल पठानिया, अभिषेक, अभिषेक बहुत दिनों से नहीं आ रहा, राज, ईश्वानिका, अलीशा, खुशी, इतिका, अलका, प्रिंस, दिग्विजय, सतीश, पूनम, जसपाल, करण, दीक्षा, ये सारे आए। दीक्षा, गोविंदी, इशिका, जसपाल। आप देखो जो भी आईफोन वाला है, आप देखो आईफोन वाला अपने आप को बता दे, अपना नेम मुझे मेंशन कर दे प्लीज। हु इज आईफोन? आईफोन जो भी है अपना नाम बता दो बेटा, वरना अटेंडेंस में हो जाएगा आप लोगों का एब्सेंट। मैं अभी आई हूँ मैम। अच्छा इशिका, ओके। अच्छा आईफोन